आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। इस एपिसोड में हम खेरवाड़ा क्षेत्र की पुलिस की मनमानी और भ्रष्टाचार में लिप्तता की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि पुलिस तंत्र किस तरह जनविरोधी हो गया है। यह भी देखेंगे कि सत्ताधारी नेताओं और उच्च अधिकारियों के चाटुकारिता कर रहे हैं और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्मिक परेशान है। हम बात करेंगे बावलवाड़ा थाने में 2 व्यक्तियों की बेवजह पिटाई की। हम बात करेंगे छाणी में अतिक्रमण करने वालों का विरोध करने वालों को जेल तथा फर्जीवाड़ा करने वालों की बल्ले बल्ले पर। हम बात करेंगे एक हेड कांस्टेबल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने के बारे में। हम बात करेंगे कारछा में खान मजदूर की दर्दनाक मौत की और लोगों के जनतांत्रिक व्यवहार अधिकारों पर हमले की। हम बात करेंगे कैटल शेड आंदोलन, पुलिस जमावड़े और सरकारी तंत्र की। हम बात करेंगे संविदा कर्मियों के दुख दर्द की। संसद में भी बिना किसी बहस के 3 काले कानून वापस ले लिए गए। बाद में भी संसद में कोई बहस नहीं करवाई गई। हंगामा हो गया। संजीदा लोगों का कहना है कि संसद बहस के लिए या हंगामे के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि संसद में हंगामा भी जन विरोधी राजनीति का हिस्सा होता है। किसानों का मानना है कि मोदी सरकार ने अचानक 3 काले कानून थोप दिए, उसी तरह उन्हें वापस भी ले लिए। इससे किसानों की मांगे तो ज्यों की त्यों रह गई। किसानों की लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली बिल पेश न करने तथा पराली से संबंधित कानून न लाने आदि मांगे अभी बाकी है। किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन में 700 से अधिक किसानों के प्राण चले गए। उन परिवारों का मुआवजा देने तथा हजारों किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चला देने के मामले में मंत्री अजय टेनी को हटाने आदि के बारे में मांगे अभी शेष है। यही वजह है कि किसानों ने प्रधानमंत्री के एक तरफा कानून वापस लेने की घोषणा तथा संसद में 3 कानून वापस लेने के बाद गोदी मीडिया की बकवास के बावजूद आंदोलन वापस नहीं लिया है और बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इस समय सभी राज्यों में किसान संगठनों तथा अन्य संगठनों में आगे की रणनीति पर गहन विचार विमर्श चल रहा है तथा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में अंतिम निर्णय होगा। चाहे कोई भी वजह बताई जा रही हो, पर यह सत्य है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने एक तानाशाह को घुटनों के बल ला दिया और थूका हुआ चाटने को मजबूर कर दिया। इससे तानाशाही ताकतों का मनोबल गिर रहा है और जनपक्षधर व जनतांत्रिक शक्तियों के हौसले बुलंद है। राजस्थान कांग्रेस की आपसी खींचतान पर लगाम लगती दिख रही है, क्योंकि कथित आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद पायलट गुट के नाराज विधायकों को भी गहलोत सरकार में हिस्सेदारी दे दी गई है। वहीं कुछ विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलने से वह नाराज है। ऐसी इनकी नाराजगी को शांत करने के लिए गहलोत सरकार बचाने में सहयोग करने वालों को भी ना भूलने का आश्वासन देकर शांत किया जा रहा है। कुछ विधायकों का यह कहना कितना झूठ है कि वे मंत्री बने बगैर जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। यह सबके समझ में आता है कि जनता की सेवा के नाम पर किसकी सेवा करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं पुलिस के कारनामों की। सबसे पहले बावड़ा या पुलिस थाने में मारपीट के 2 समाचारों की। पहले मामले में बलवाड़ा निवासी अनिल के घर पर जो महिलाएं और 3 पुरुष एक कार में सवार होकर दादागिरी करने आए तो अनिल ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस आए और अनिल को भी थाने बुलाकर पहले मारपीट की तथा बाद में जानकारी मिली कि सामने वाली पार्टी से आए एक व्यक्ति को भी पाबंद किया। सवाल उठता है कि फरियादी के साथ मारपीट क्यों की, उसे गिरफ्तार करवाकर बंद क्यों किया, बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया, कार को जब्त क्यों नहीं किया। इस बारे में अनिल नायके ने पुलिस अधीक्षक उदयपुर को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसकी जांच ऋषभदेव डीवाईएसपी करेंगे। यहाँ भी मारा मुझे 2 थप्पड़ मारे। पट्टे कितने मारे? 15-20 पट्टा भाई दे। 2 दिन बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थानेदार व पुलिस से ऊपर फिर मारपीट का एक अन्य पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने को परिवाद पेश कर मारपीट करने वाले पुलिसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की।
बाद में बलवाड़ा थानेदार ने अखबारों ने वक्तव्य जारी कर कहा कि कानपुर में हुई हत्या की जांच पड़ताल के दरमियान उन्होंने कड़क पूछताछ की, जिससे पीड़ित को मुर्गी का दौरा पड़ गया। पता चला है कि मारपीट के बाद पुलिस वाले पीड़ित को लेकर अस्पतालों में घूमते रहे और हालत गंभीर होती देखकर पीड़ित को उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जहां समाचार लिखने तक उसकी हालत गंभीर थी। खेरवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल ने एक बच्चे के मामा से केस हटाने के नाम पर 25,000 रुपए मांगे। बाद में उसे भनक लग गई तो मामा से बदला लेने के लिए एक फर्जी केस बना दिया। उसके बारे में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत की गई तो कांस्टेबल टी सिंह की रिकॉर्डिंग सहित फाइल जयपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के थाने भेजी गई, जहां मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जानकारी मिली है कि टी सिंह ने थाने के किसी बड़े साहब को 25,000 रुपए देने की बात स्वीकार की है। यह तो जांच में ही सामने आएगा कि यह बड़े साहब कौन है। ज्ञात हुआ है कि खेरवाड़ा के एक पुलिस अधिकारी अपने रसूखदारी का फायदा उठाकर के मामले को रफा दफा करवाने के लिए जयपुर भी गए, पर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा और मुकदमा दर्ज हो गया। अब देखना है कि बड़े साहब के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। ये वही टिल सिंह है जिन्होंने आधी रात में 4 अन्य पुलिसियों के साथ घर में घुसकर मीठी मोड़ी के बुजुर्ग से मारपीट की थी। पता चला है कि उस मामले में भी ऋषभदेव उपाधीक्षक की जांच के आधार पर जल्द ही प्राथमिकी दर्ज होगी। इन दिनों छाणी पंचायत में सोमाराम नामक परिवार द्वारा अतिक्रमण का मामला सुर्खियों में है। सरपंच की बहन प्रियंका को गैरकानूनी ढंग से रियायती दर पर पट्टा देने तथा उसके द्वारा अन्य आराजी नंबर 305 पर कब्जा कर लेने के मामले की कार्रवाई करने वाले निरंजन और मोहन को प्रियंका द्वारा दर्ज करवाई गई फर्जी रिपोर्ट के आधार पर आधी अधूरी जांच कर गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। वही खेरवाड़ा पुलिस ने मोहन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मोहन द्वारा दस्तावेजों में काट छांट कर न्यायालय को गुमराह करने आदि से संबंधित रिपोर्ट भी खेरवाड़ा में दी, पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की। बाद में कोर्ट के आदेश से दोनों प्राथमिकी दर्ज की गई, पर अभी तक अतिक्रमणकारियों और न्यायालय को गुमराह करने की प्राथमिकी दर्ज होने के कई दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना क्या साबित करता है। समाज के हर इंसान को अपने हक की आवाज उठाने, संगठित होने और संघर्ष करने का संवैधानिक और जनतांत्रिक अधिकार है, पर जब आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान अथवा गरीब अपने हक अधिकार के लिए मुखर होता है तो राजसत्ता उन्हें दबाने की कोशिश करती है। सत्ता सारे कानूनों को भूलकर पुलिस के बल पर जनतांत्रिक अधिकारों तक का प्रयोग करने से रोक देती है। यही हाल केटल शेड आंदोलन के मामले में भी हुआ, जब जागरूक युवा संगठन और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने 21 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वालों को गिरफ्तार करने और भ्रष्ट तत्वों से ब्याज सहित वसूली करने की मांग को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। 18 महीने तक तो पुलिस ने भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को एकत्रित होने से रोकने के लिए पूरे कस्बे को छावनी में बदल दिया, रास्तों पर पहरे बिठा दिए, अपने मुखबिर और दलालों के माध्यम से लोगों को रोका, गाड़ियां रोक दी, छूट भये नेताओं और पुलिस के दलालों के माध्यम से पीड़ितों को धमकियां दिलाई, खेल मैदान में जाने पर रोका टोकी की, फिर भी लोग पहुंच ही गए। लोगों का यह भी मानना है कि पुलिस और प्रशासन ने जितना जोर भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों को रोकने में लगाया, उतना ही जोर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में लगाते तो प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खेरवाड़ा थाने के 1-2 पुलिस अफसर तो अंतिम समय तक लोगों को भड़काकर, माहौल को बिगाड़कर, काकरी डोंगरी आंदोलन की तरह उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि लोगों में डर बना रहे। संगठन के नेतृत्व की समझदारी और कुछ उच्च अधिकारियों की संजीदगी के कारण माहौल बिगड़ नहीं पाया और वार्ता हो गई। आखिरकार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आश्वासन के बाद हाईवे पर प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। सुनिए। देखो, अब ये जो रिकवरी का है, जिन्होंने गलत पेमेंट उठाया है, ये तो नेचुरली है कि एक ग्राम पंचायत और जो कार्मिक है उसको करने में मुझे आप देखें कि आज अपन 16 नवंबर है तो 16 दिसंबर इस पूरी अवधि में मैं पहले पूरी कोशिश करूंगा कि इससे पहले कंप्लीट कर लूं। और जिन्होंने ये किया है कि भाई गलत पेश किया, उनको तो मैं ये इसी नवंबर के अंदर जो जिम्मेदार जो भी कार्मिक है वो नीचे ग्राम पंचायत के जिस स्तर पे है सबको विभागीय कार्रवाई मतलब ये हो जाएगी।
आपके 31 नवंबर तक। तो आपकी बात पे हम पूरा भरोसा करें या पहले वाला जैसे हमें धोखा दिया जाता रहा? ऐसा सर पालीवाल जी ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो बस। बिल्कुल बिल्कुल एडिशनल साहब, बिल्कुल अपन भी यही चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो, जो दोषी है उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें सर। ठीक है सर, तो और कोई बात ठीक है? बात। ओके सर, ओके। पुलिस का ऐसा ही व्यवहार कारछा की एक सोपस्टोन माइंस में दुर्घटना के समय भी देखने में आया। माइंस जिसकी लीज का पता नहीं है, पास की निजी जमीनों पर मलबा डाला जा रहा है, गैरकानूनी ढंग से ब्लास्टिंग किया जाता है, भारी ट्रकों के ओवरलोड से गांव की सड़कें बर्बाद हो गई है, धूल और मिट्टी उड़ती रहती है, खान सुरक्षा के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में खान ढह गई तथा एक मजदूर दबकर मर गया तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कारछा के लोग एकत्रित होकर अपनी जमीन पर खान चलाने वाली की लापरवाही की वजह से एक ग्रामीण भाई की मौत के मामले में एकत्रित हो रहे थे, तो पुलिस का व्यवहार संवेदनशीलता से ओतप्रोत होना चाहिए, पर उल्टा ही हुआ। पुलिस के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाले गरीबों की तरफ नहीं होकर खान मालिक की तरफ है। पहले दिन जब मामला नहीं सुलझा तो दूसरे दिन कारछा के निवासी और कुछ नेता सब्जी मंडी में बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें फिर धमकाकर भगा दिया। गांव में पहुंचकर भी झूठे केस लगा देने की धमकियां दी तथा पुलिस धौंसपटी दिखाए। क्या लोगों को एकत्रित होने तथा विचार विमर्श करने का भी अधिकार नहीं है? खैर, तीसरे दिन पुलिस, बिचौलियों तथा कुछ ग्रामीणों की उपस्थिति में 6,11,000 में फैसला हुआ, जो कानूनी रूप से मिलने वाली राशि से काफी कम है। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि खान मालिक की लापरवाही व सुरक्षा व्यवस्था की कमी की वजह से एक मजदूर की मौत जैसे गैर जमानती अपराध में पुलिस ने प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की? क्या खान सुरक्षा विभाग को सूचित किया गया? कानूनी कार्रवाई न करके लोगों को धमकाने वाले पुलिसियों के प्रति लोगों में आज भी गुस्सा है। पुलिस को पीड़ितों और गरीबों की तरफ रहना चाहिए, न कि अपराध करने वाले पैसे वालों की तरफ। देखते हैं भविष्य में पुलिस संविधान सम्मत व्यवहार करती है या नहीं। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के तहत ठेका प्रथा का प्रचलन तेज हो गया। परिणाम यह है कि प्रत्येक काम को ठेके पर दे दिया गया, जहां कोई परमानेंट नहीं होता तथा किसी भी ठेका कर्मी के श्रम अधिकार नहीं होते हैं। वेतन में भी ठेकेदार या ठेका कंपनी पैसा काटकर पेमेंट करती है। लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में स्थायी कार्मिकों की कमी है तथा सारा काम ठेका या संविदा कर्मियों पर थोपा हुआ है। इसके विरुद्ध सभी जगह लोग संगठित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला स्वच्छ परियोजना का है, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों ने स्वच्छ विभाग उदयपुर को ज्ञापन देकर स्थायी करने और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। 8 सूत्री मांग पत्र में यह सवाल भी उठाया कि इस विभाग में काम करते हुए कई कार्मिक अवैध भी हो गए हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।